Hello students, not for profit organizations also prepare their financial statements. Not for profit organization 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फर्स्ट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको भी हम लोग पहले समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट। तो जिस तरह से प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑफ कोर्स आइटम्स कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ सेम होंगे। आप लोग 11th क्लास में बना चुके हैं बैलेंस शीट, सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट बनाए हैं आप, मीन्स जो बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बनाए हैं। लेकिन आज हमें जो सीखना है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीखना है, बैलेंस शीट बनाना। तो जैसा कि बैलेंस शीट की मीनिंग आप पहले से जानते हैं, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है। ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। शोइंग सोर्सेज ऑफ फंड मीन्स लाइबिलिटीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में हम लाइबिलिटीज शो करते हैं, जिसको सोर्सेज ऑफ फंड भी कहते हैं। एंड यूजेज ऑफ फंड मीन्स असेट्स ऑन द राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज शो करते हैं और बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड असेट्स शो करते हैं। और तो इसमें इट कंटेन्स आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर ओनली। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास रिसीट्स पेमेंट अकाउंट अवेलेबल रहता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं, उसके बेस पे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस नहीं रहता। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट रहता है, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑल रिसीट्स होते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में, रिसीट साइड में, उसमें कैपिटल रिसीट्स भी रहते हैं और रेवेन्यू रिसीट भी रहते हैं। तो हमें केवल कैपिटल रिसीट्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट में लाना है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट जो होते हैं वो तो इनकम एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं। सिमिलरली पेमेंट साइड में, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, 2 मीन्स एक्सपेंडिचर होते हैं 2 तरह के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में हम शो कर देते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट से उठा के, और रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो कैपिटल नेचर के पेमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमें बैलेंस शीट में लाना है। तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही है जो आप लोग बना चुके हैं ट्रायल बैलेंस की सहायता से प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में। तो लेकिन एनपीओ में कुछ डिफरेंस होगा। जैसे डिफरेंस ये होगा कि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनेगा। अब रिसीट पेमेंट अकाउंट के हेल्प से बनेगा तो इसमें ओपनिंग बैलेंसेस का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें असेट साइड की, तो असेट्स में हम पहले बात करें फिक्स्ड असेट की। तो फिक्स्ड असेट पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे देखने। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पहले ही बना लेना पड़ता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले। ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग। तो जब भी हम कोई असेट शो करेंगे बैलेंस शीट में, फिक्स्ड असेट की हम बात कर रहे हैं या नॉन करेंट असेट की हम बात करें, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमें ओपनिंग नहीं देखना होता है, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करके तब दिया रहता है। लेकिन यहाँ ट्रायल बैलेंस तो आपके पास है नहीं, तो आपको ओपनिंग बैलेंस भी लेना पड़ेगा नॉन करेंट असेट का। करेंट असेट का ओपनिंग नहीं लेना पड़ता, नॉन करेंट असेट का आपको ओपनिंग लेना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से आप पहले ले लेंगे
कोई भी एसेट है, हम मान लेते हैं फर्नीचर है, जैसे यहाँ पे हम दिखाएं, ये है फर्नीचर है, यहाँ एसेट में बैलेंस शीट में फर्नीचर है, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट से आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। और अगर नया कोई परचेस किया गया है तो वो आपको मिलेगा रिसीट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, राइट हैंड साइड में। पेमेंट साइड में अगर परचेज किया गया, वहाँ लिखा होगा परचेज ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ ला के आप ओपनिंग में ऐड कर देंगे। फिर अगर सेल हुआ है, मान लेते हैं कुछ फर्नीचर सेल हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, तो सेल हुआ रहेगा तो आपको रिसीट साइड मिलेगा, मीन्स डेबिट साइड, रिसीट साइड मिलेगा अगर सेल हुआ है। लेकिन ध्यान देना है कि जो फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, तो फर्नीचर अगर सेल हुआ है तो लिखा रहेगा रिसीट में सेल ऑफ फर्नीचर। तो सेल ऑफ फर्नीचर जो रिसीट पेमेंट में रहेगा वो सेलिंग प्राइस रहेगा, लेकिन यहाँ हमें उसकी बुक वैल्यू लेस करनी है, फिर ये माइनस करके आ जाएगा। फिर डिप्रिसिएशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रेट दिया रहता है परसेंटेज, तो वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लेस कर देंगे। यही डिप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करते हैं और बैलेंस शीट में यहाँ असेट की वैल्यू से माइनस कर देते हैं। और इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वैसे तो असेट सब वही रहते हैं जो आप बना चुके हैं पे पीछे बैलेंस शीट बिजनेस फॉर्म का, बस यहाँ कुछ आइटम इक्का दुक्का डिफरेंट मिलेंगे। जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन माने बिजनेस फॉर्म में आपको नहीं मिलता था, यहाँ चूँकि एनपीओ है तो आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी रहेंगे। से स्कूल है तो वहाँ स्पोर्ट्स के सामान रहते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ तो स्पोर्ट्स के रहेंगे, इंटरटेनमेंट क्लब है तो वहाँ पे भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे, जैसे बिलियर्ड टेबल है। इक्विपमेंट की बात लिखिए यहाँ पे, तो इक्विपमेंट मीन्स ऐसे चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स की जिनका लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है। तो सेम एडजस्टमेंट जैसे फर्नीचर में करना पड़ा है, उसी तरह स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी करना पड़ेगा। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे जैसे फर्नीचर में किया, और ड्यूरिंग द ईयर अगर बिल्डिंग में एडिशन हुआ है तो ऐड कर देंगे, सेल हुआ है तो लेस कर देंगे बुक वैल्यू, डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन लेस करेंगे। जैसे फर्नीचर में बताया गया उसी तरह सभी फिक्स्ड एसेट में करेंगे, बुक्स में भी वही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन नहीं लगता, इसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगता। बाकी इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग लेंगे, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, पेमेंट साइड चेक कर लेंगे तो वो ऐड कर देंगे, सेल हुआ है तो रिसीट साइड मिल जाएगा, लेस कर देंगे उसकी बुक वैल्यू, बस इस पर डिप्रिसिएशन नहीं होगा। बाकी फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बिल्डिंग, बुक्स सब में उसी तरीके होगा, बस इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन नहीं लगता। बाकी साथ जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं या नॉन करेंट एसेट्स हैं सबको शो करने का यही तरीका होगा। और अगर ऐसा भी कोई एसेट हो सकता है पेमेंट साइड में जो पहले से नहीं था तो ओपनिंग नहीं आएगा, बाकी तो सब आएगा ही। परचेज है, सेल हुआ है तो लेस करेंगे, डिप्रिसिएशन लेस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड सुन के आपके दिमाग में लायबिलिटी आती होगी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। तो इनकम आउटस्टैंडिंग है, मीन्स मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है इसलिए असेट में जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में एक बात ध्यान देना है कि ये तो करेंट असेट होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो हम शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स के आउटस्टैंडिंग में से कुछ रह गया मिलना स्टिल इन एरियर, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर से बता दें, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो शो करेंगे ही करेंगे एसेट साइड में, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग में से कुछ अमाउंट अभी भी नहीं मिला,
सपोज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 था, उसमें करंट ईयर में 8,000 रिसीव हो गया, तो 2,000 स्टिल इन एरियर होगा, तो उसको भी यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका कहाँ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये है। इसके बाद है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम आप जानते हैं, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट है, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज भी आप पहले से जानते हैं, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी असेट होता है, ये सब एडिशनल में मिलेगा। अक्रूड प्रीपेड ये रिसीट पेमेंट भी नहीं मिलता है। फिर है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह। तो रिसीट पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही कैश एट बैंक, कैश इन हैंड क्लोजिंग का होता है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे। और फिक्स डिपॉजिट होगा कोई। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स जैसे आपका मेडिसिन है उसका क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी है उसका क्लोजिंग स्टॉक, फूड स्टफ हैं, कैंटीन भी होते हैं एनपीओ में, तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका जो स्टॉक बच गया है स्टॉक है क्लोजिंग में, मीन्स वो कंज्यूम नहीं हो पाया। तो जो कंज्यूम हो जाता है वो तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करते हैं, लेकिन जो स्टॉक है मीन्स वो कंज्यूम नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर काम आएगा वो, तो इसलिए असेट में शो करते हैं। और ये सब चीज़ें हैं, तो ये असेट साइड हो गया। तो असेट साइड्स में और भी आइटम्स आ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कुछ कॉमन आइटम है जो अक्सर क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। बाकी और कोई असेट होता है तो उसी तरह जैसे आप 11th में प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बना चुके हैं उसी तरह बनेगा। तो अब हम बात करेंगे लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी में आपका कैपिटल फंड है, ओपनिंग लाएंगे कैपिटल फंड का भी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ ट्रायल रहता नहीं है, यहाँ पे आपको रिसीट पेमेंट रहता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी आपको लेना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रहता है, जिससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं पहले। तो ओपनिंग कैपिटल फंड अक्सर दिया नहीं रहता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हम फाइंड करते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटी करके, कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये फार्मूला आप पढ़ें। फिर सरप्लस है, सरप्लस इसमें ऐड कर देते हैं। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखते हैं कैपिटल फंड में क्या क्या एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। कैपिटल फंड में जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसमें पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर सरप्लस अगर है तो ऐड करते हैं। सरप्लस मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल जब आता है इसको सरप्लस बोलते हैं। तो कैपिटल फंड के ओपनिंग में उसको ऐड कर देंगे, और सरप्लस की जगह अगर डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा, फिर ऐड होगा नहीं। डेफिसिट मीन्स क्या, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो डेफिसिट बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। लाइफ मेंबरशिप फी होता है, तो लाइफ मेंबरशिप फी लायबिलिटी में आता है, तो इसको शो करने का दो तरीका है। एक तो आप कैपिटल फंड में ऐड करके शो कर सकते हैं, या इसको सेपरेट भी लायबिलिटी में शो करते हैं। ये लायबिलिटी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद है एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी वैसे तो अक्सर इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि इसको कैपिटलाइज करना है। तो अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोल दिया, इफ़ देयर इज़ इंस्ट्रक्शन टू कैपिटलाइज इट, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में न शो करके यहाँ ले आएंगे, मीन्स कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक डोनेशन की। जैसे स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर चैरिटी फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, तो इसको भी शो करेंगे। तो यहाँ भी है, जैसे हम एग्जांपल लिए मैच फंड,
मैच फंड मीन्स मैच कराने के लिए हमको डोनेशन मिला था कहीं से, तो मैच फंड आ गया। तो मैच फंड का भी पहले ओपनिंग अगर है, जितने भी नॉन करेंट असेट्स हैं या नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हैं उनका ओपनिंग भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ट्रायल नहीं रहता है, इसलिए ओपनिंग हमें लेना पड़ेगा। ड्यूरिंग करेंट ईयर मैच कराने के लिए और भी डोनेशन मिल गया तो इसमें ऐड हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमने मैच फंड का पैसा लास्ट ईयर था, खर्च नहीं कर पाए थे, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया था, तो उससे कुछ इनकम आती है, इंटरेस्ट वगैरह। तो क्योंकि फंड के पैसे से अगर इन्वेस्टमेंट इस साइड आता है, जैसे इधर है इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, तो अगर मैच फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया गया था तो उसकी इनकम यहाँ आएगी, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम में इसमें रिसीव जो हो चुका है वो भी आएगा, और अगर अक्रूड है तो भी आएगा। अक्रूड यहाँ भी आता है, अक्रूड इनकम, तो वही अक्रूड इनकम यहाँ भी आएगा, लेकिन हर अक्रूड इनकम यहाँ नहीं आएगा। अगर इस फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट किया गया था तो उसकी इनकम सिर्फ आएगी। कोई और इन्वेस्टमेंट है तो उसका इनकम यहाँ नहीं आएगा, फिर तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद अब मैच कराने के लिए हमको फंड मिला था, डोनेशन मिला था, तो मैच कराने के लिए हम अगर एक्सपेंस किए हैं, अगर क्या एक्सपेंस तो करना ही है, डोनेशन मिला है मैचेस कराने के लिए, तो यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, और यहाँ पे जितना बचेगा मीन्स वो फंड का पैसा अभी खर्च पूरा नहीं कर पाए हैं तो वो लायबिलिटी में शो करेंगे, क्योंकि अभी उस पैसे को दूसरे पर्पज़ में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक मैच फंड का एग्जांपल दिया। मैच फंड की जगह पे आपका स्पोर्ट्स फंड भी हो सकता है, चैरिटी फंड भी हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, बिल्डिंग फंड हो सकता है, तमाम तरह के फ़ंड होते हैं। तो सबको शो करने का तरीका यहीं पर है। इलस्ट्रेशंस करेंगे हम लोग आगे चल के तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल फंड भी होते हैं कुछ, जैसे रिजर्व फंड, तो यहाँ लिखा नहीं है, लिख देते हैं, लायबिलिटी में आता है, मान लेते हैं लिखा है रिजर्व फंड। दो तरह के फंड है, स्पेसिफिक फंड है, जनरल फंड होता है, मतलब जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड भी होता है, तो वो यहाँ भी लायबिलिटी में आएगा। जो भी फंड होते हैं सब लायबिलिटी में आते हैं। इसके बाद है हाँ, लाइफ मेंबरशिप बताए थे कि कैपिटल फंड में भी ऐड करके शो करते हैं और अलग से भी शो कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। एंडाउमेंट फंड होता है, इस सब का मीनिंग आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। एंडाउमेंट फंड स्पेसिफिक डोनेशन ही है ये भी। लेगेसी है, लेगेसी होता है जब किसी डिसीज्ड पर्सन के विल के अकॉर्डिंग पैसा हमारे एनपीओ को मिल जाता है तो लेगेसी बोलते हैं। तो नॉन रिकरिंग रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, तो ये भी लायबिलिटी में ही आएगा। मैच फंड का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस अगर एक्सपेंस है तो असेट होता है, एडवांस अगर इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है तो एडवांस रिसीव होगा तो यहाँ पे लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो असेट होता है। आउटस्टैंडिंग ये इनकम है, सॉरी आउटस्टैंडिंग अगर इनकम है तब तो असेट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस है तो लायबिलिटी है। रिजर्व फंड है। और भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं स्पेस है हमारे पास। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी लिखा रहेगा, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंस सीडी लिखा रहेगा, तो मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट ये है। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट के नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, मीन्स क्रेडिट साइड में लिखा रहता है बैलेंस सीडी, तो वो कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। लेकिन अगर रिसीट पेमेंट के डेबिट में लिखा है बैलेंस सीडी, यानी क्रेडिट का ज़्यादा था यानी लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ आ जाएगा। और भी बहुत सारे और लायबिलिटीज़ हो सकती है नॉर्मली, जो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th में।
तो जो कुछ डिफरेंट टाइप की थी उसमें अलग इतना ही है, कुछ आइटम आपको नए मिलेंगे जो आप 11th बैलेंस शीट बनाए थे उसमें और इसमें, इसका बैलेंस शीट एनपीओ में कुछ थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस एक तो ये है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आप पहले नहीं पढ़े थे। जैसे कैपिटल तो था, यहाँ कैपिटल फंड आ गया कैपिटल की जगह, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। ये बैंक ओवरड्राफ्ट तो था पहले भी, उसमें भी आप पढ़े थे। एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। रिजर्व फंड भी पहले से जानते हैं। फर्नीचर भी पहले से जानते हैं। बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये बिजनेस फॉर्म्स में आप नहीं मिला था आइटम, एनपीओ में रहता है। ये बिल्डिंग तो हर रखता, चाहे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिल्डिंग तो सभी के पास रहेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी सभी के पास रहता है। बुक्स केवल एनपीओ ही रखते हैं ज़्यादातर, या प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो भी रखते हैं बुक्स अपने पास। कंज्यूमेबल गुड्स का स्टॉक तो किसी भी पास हो सकता है। तो एनपीओ में जो बैलेंस शीट बनता है और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस शीट बनता है, तो एक तो कुछ आइटम डिफरेंट मिलेंगे, और दूसरी बात यह है, मेन बात, कि एनपीओ का बैलेंस शीट हम रिसीट पेमेंट के हेल्प से बनाते हैं, तो हमें ओपनिंग बैलेंसेज भी लेने पड़ते हैं नॉन करेंट असेट्स के। करेंट असेट्स का भी ओपनिंग अगर है तो वो स्पेशली लिखा रहेगा, अपने मन से नहीं लेते हैं, लेकिन नॉन करेंट असेट्स का और नॉन करेंट लायबिलिटी का ओपनिंग हमें लेके ही करना होता है। तो इस तरह से ये आपका बैलेंस शीट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम थ्योरी और फॉर्मेट बता चुके हैं। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, और इनकम एक्सपेंडिचर का भी और बैलेंस शीट का भी आज हो गया। तो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थ्योरी, इसको बनाने का तरीका, उसका फॉर्मेट, ये सब अच्छे से, बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में यही 3 चीज़ें तो हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको अक्सर दिया रहता है, फिर उसमें से आपको पहचानना रहता है कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे रिसीट पेमेंट से उठा के, और कौन सा बैलेंस शीट में शो करेंगे, और कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो आपका फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है।